बुद्धि का बल। मुश्किल वक्त में खुद की बुद्धि ही काम आती है। यह उस समय की बात है जब भारत में मुगलों का राज हुआ करता था। कुछ छोटे छोटे राज उनके अधीन थे। उन्हीं दिनों किसी राजा की बेटी का विवाह होने वाला था। अब जब विवाह एक राजकुमारी का था, तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि विवाह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मंत्री सेनापति से लेकर महाराज के सारे कर्मचारी विवाह की तैयारियों में जुट गए। सभी व्यापारियों को बुलाकर उन्हें अलग अलग काम सौंप दिए गए। इस शादी में कोई कसर न रहे, इसके लिए मंत्री ने नगर के सबसे बड़े और बुद्धिमान सेठ को बुलाया और उनसे गहने, कपड़े और बहुमूल्य रत्नों का प्रबंध करने के लिए कहा। विवाह में अभी 3 महीने बाकी थे, तो उस सेठ ने अपने बड़े मुनीम को बुलाया और उसे एक सूची देकर कहा, राजकुमारी के विवाह के लिए हमें ये सामान दिल्ली से लाना है, इसलिए तैयारी कर लो। 1 सप्ताह बाद मुनीम सेठ के पास आया और अपने दिल्ली अकेले जाने की बात कही। इस पर सेठ को गुस्सा तो आया, लेकिन वह चुप रहा। सेठ ने मुनीम को समझाने की कोशिश की कि वो दिल्ली में किससे मिले, किससे नहीं, कहाँ सही सामान मिलेगा, लेकिन मुनीम को यह सब सुनने में कोई रुचि नहीं थी। उसने सेठ को टोकते हुए कहा, श्रीमान, मुझे देरी हो रही है। आपकी बात मैं समझ गया हूँ। सुना है दिल्ली बहुत विकसित है, वहाँ रोज मौसम बदलता है। ऐसे में वहाँ मुझे अपने ही दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इतना कहकर मुनीम सेठ को प्रणाम कर दिल्ली के लिए निकल पड़ा। सेठ खुद को बहुत बुद्धिमान और जानकार मानते थे, इसीलिए उन्हें लगा कि उनका मुनीम उनकी बात न सुनकर उनका अपमान करके गया है। इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। अब उनके अंदर बदले की भावना जाग उठी। वे मुनीम के घमंड को चूर चूर करना चाहते थे। बैठे बैठे उन्होंने मुनीम को सबक सिखाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने नाई को बुलाकर अपने सिर के सारे बाल कटवा दिए। नाई के जाने के बाद सेठ ने सब बाल इकट्ठा किए और सोने की जरी वाली पोटली में भरकर अपने छोटे मुनीम को बुलाया। जब छोटा मुनीम आ गया तो सेठ ने कहा, ये पोटली यहीं रह गई है, इसे तुम जल्दी जाकर बड़े मुनीम को दे देना और उससे कहना कि इसे दिल्ली में बादशाह को भेंट कर दे। जब वह पोटली बादशाह को भेंट कर दे, तब तुम वापस आ जाना। छोटा मुनीम वह पोटली लेकर दिल्ली की ओर निकल पड़ा। बड़ा मुनीम दिल्ली में 1 सप्ताह घूमते हुए सेठ की बनाई हुई सूची के सामान का मोल भाव करता रहा। 1 सप्ताह बाद छोटा मुनीम दिल्ली पहुंच गया और सेठ के बताए अनुसार वह पोटली बड़े मुनीम को दे दी। साथ ही यह भी बता दिया कि यह पोटली बादशाह को भेंट करनी है। दूसरे दिन दोनों मुनीम बादशाह के दरबार में गए। बड़े मुनीम ने छोटे मुनीम को बाहर ही रुकने के लिए कहा। स्वयं वह उस पोटली के साथ कुछ और उपहार लेकर बादशाह के सामने पहुंचे और भेंट देते हुए कहा कि यह सब हमारे सेठ जी ने आपके लिए भेजा है। बाकी सब उपहार तो खुले हुए थे, इसीलिए सबको दिख रहे थे। बस एक पोटली ही थी जिसमें किसी को नहीं पता था कि क्या है। बादशाह ने जब पोटली खोली तो उसमें से बाल उड़ने लगे। पोटली में बाल देखकर बादशाह का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वे गुस्से में बोले, तुम्हारे सेठ की इतनी हिम्मत कि हमारे साथ ऐसा मजाक करे। सेनापति, इस मुनीम की गर्दन धड़ से अलग कर इसके सेठ को भिजवा दी जाए। छोटा मुनीम को जैसे ही सजा की बात पता चली, वह वहां से भाग गया। उसे डर था कहीं वह भी बड़े मुनीम के साथ न फंस जाए। छोटा मुनीम वापस सेठ के पास पहुंचा तो उसने सारी बात सेठ को बताई। सेठ छोटे मुनीम से सजा की बात सुनकर खुश हुआ और उसने उसे बताया कि यह सब उसका ही किया हुआ था। वो बड़ा मुनीम बहुत चतुर बन रहा था, इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए ही मैंने ऐसा किया। छोटा मुनीम यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। अब उसे मौका जो मिलने वाला था बड़े मुनीम की जगह पर काम करने का। 1 महीना बीता ही था
कि सेठ ने देखा बड़ा मुनीम एक काफिला लेकर वहां पहुंचा। सेठ ने हैरान होते हुए पूछा, बादशाह ने तो तुम्हें सजा का हुक्म दिया था, तुम वापस कैसे आ गए? मुनीम ने उस सवाल का जवाब दिए बिना सारा सामान और बादशाह की तरफ से भेजी गई भेंट भी सेठ के हवाले कर दी। इसके बाद उसने कहा, सेठ जी, मैंने आपका नमक खाया था, आज उसका कर्ज उतर गया है। आपने तो मेरे प्राण ले ही लिए थे, इसलिए आज के बाद मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। इतना कहते हुए मुनीम अपने घर चला गया। अब सेठ का मन यह सोचकर बेचैन हो उठा कि ये सब कैसे हुआ। ये जानने के लिए वह बड़े मुनीम के घर गया और उसके सामने हाथ जोड़कर उसे सब बताने के लिए कहा। तब मुनीम ने बताया कि जब बादशाह ने उसकी गर्दन काटने का हुक्म दिया, तब उसने अपनी बुद्धि चलाई। उसने उड़ते हुए बालों को दौड़ दौड़ कर पकड़ना शुरू कर दिया। उन बालों को माथे लगाकर चूमने लगा, साथ ही कहने लगा कि मेरी गर्दन अभी के अभी काट दी जाए। उसकी इस हरकत से दरबार के सभी दरबारी हैरान रह गए। वजीर समझ गया कि इन बालों के पीछे जरूर कोई राज छिपा है। फिर वजीर ने कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें माफ किया, लेकिन वो इन बालों के बारे में जानना चाहते हैं। तब बड़े मुनीम ने बताया कि हमारे सेठ अक्सर ही साधु संतों की सेवा करते रहते हैं। उन्हीं की सेवा भावना से प्रसन्न होकर एक साधु ने अपने बाल देकर कहा था कि इसे अपनी तिजोरी में रखना, वह कभी खाली नहीं होगी। बड़े मुनीम की यह बात सुनते ही वजीर खुश हुए। उन्होंने बादशाह को सारी बात समझाई और खजांची को हुक्म दिया कि वह बालों की पोटली खजाने में रखी जाए। बादशाह भी इस बात से बहुत खुश हुए और खुशी खुशी मुझे बहुमूल्य भेंटों के साथ विदा किया। यह सब सुनकर सेठ का अहंकार और गुस्सा दोनों दूर हो गए। उसे अपने इस कृत्य पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सेठ ने मुनीम से माफी मांगी। मुनीम ने सेठ को समझाया कि किसी से शिक्षा लेकर हम कुछ हालातों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन जब नए हालात पैदा हो जाएं, तो हमें अपनी ही बुद्धि से काम लेना पड़ता है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे शिक्षा भी मिल गई थी। दोस्तों, जब भी कभी हम मुश्किल वक्त में होते हैं तो किसी की दी हुई सलाह काम तो आ सकती है, पर कभी कभी हमें ऐसी मुश्किलें आन पड़ती हैं कि ऐसे में हमें अपने ही धैर्य, विवेक और ज्ञान से काम लेना चाहिए।